Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to see the questions that were asked in the CBSE board exam class 10 2021-22 and we will see the biology questions. Okay, so today we will see set 1. जितने भी questions थे biology के set 1 में वो questions answers के साथ हम देखेंगे. As we all know, this year CBSE board conducted exams in 2 terms. तो सेकेंड टर्म का ये एग्ज़ाम था और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था यानी कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था, जिसमें आपके 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस और एक 4 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आने थे और सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन था और में एक क्वेश्चन था और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन था. ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था. यूजिंग हाइट that is tallness and dwarfness of a plant as an example, show that genes control the characteristics or traits in an organism. तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में है, एज इट इज़ वो क्वेश्चंस वहाँ से आया हुआ है. तो अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ था पूरा तो ये क्वेश्चन लिखना आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा. तो आंसर क्या है इसका, सीधा आंसर, plants have hormones that can trigger growth and the height of the plant depends upon the amount of growth hormone made and efficiency of the process for making it. जितने भी plants grow होते हैं उनमें growth hormones होते हैं और जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो किस तरह से उसमें रिलीज होते हैं, किस तरह से उनमें सीक्रेट होते हैं. नाउ इन हार्मोन्स के लिए जो है जीन्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने पढ़ा था हेरिडिटी में कि जीन जो है उनको कंट्रोल करते हैं. तो टॉलनेस के लिए जो जीन है, जीन फॉर टॉलनेस कैरीज इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ efficient enzyme which in turn produces more amount of hormone which leads to the greater height of a plant. उस प्लांट में अगर टॉलनेस के लिए जो जीन है अगर वो एफिशिएंटली काम करता है एंड वो एंजाइम्स अगर रिलीज़ करता है तो ग्रोथ हार्मोन जो है अच्छी तरह से रिलीज़ होता है एंड प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ती है. तो इस तरह से टॉल प्लांट जो है वो होता है. ऑन द अदर हैंड इफ़ प्लांट हैज़ बोथ जीन्स, अगर उस प्लांट में दोनों जीन्स जो है वो ड्वार्फनेस के हैं, ड्वार्फनेस जो है कैरेक्टरिस्टिक के लिए है, देन लेस एफिशिएंट एंजाइम्स विल बी प्रोड्यूस विच इन टर्न विल सिंथेसाइज लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन एंड प्लांट विल रिमेन ड्वार्फ. अगर दोनों जीन्स जो है वो ड्वार्फनेस के लिए है, मीन्स वो अगर ड्वार्फनेस को कैरी करते हैं तो यहाँ पर उस हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और इस तरह से प्लांट जो है वो ड्वार्फ रह जाता है, वो टॉल नहीं बन पाता है. तो ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. सो इन दिस वे वी कैन से दैट जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स होते हैं वो उनके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं. ओके, देन इसी क्वेश्चन का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था सेकंड, यानी कि और में जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, वो है इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड वाइट कलर्ड फ्लावर्स व्हेन प्लांट्स विथ रेड कलर्ड फ्लावर्स ऑफ F1 जनरेशन वर सेल्फ पॉलिनेटेड, plants of F2 generation were obtained in which 75% of plants were with red flowers and 25% plants were white flowers. Now explain the inheritance of traits in the above cross with the help of a flow chart only along with the ratio of plants obtained. तो इसमें हम जैसा कि क्वेश्चन पढ़ा है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको जो है फ्लो चार्ट में लिख सकते हो. पूरा जो प्रोसेस है इसका, इसमें आपको पुनेट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट आस्क्ड. सो इसका आंसर हम देखते हैं. सी हियर, पेरेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जो क्रॉस है, इनके जीनोटाइप्स हमने पहले तो पेरेंट्स लिखने हैं आपको, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, देन जीनोटाइप कैपिटल आर एंड
स्मॉलर स्मॉलर। देन गैमेट्स हो गए आर 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 आर, दो स्मॉल कैपिटल आर, दो स्मॉलर। देन इनका जो क्रॉस होगा वो हम F1 जनरेशन में हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर अगेन स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यू कैन सी हियर ऑल प्लांट्स आर विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जीनोटाइप। ओके, तो हियर ऑल द फ्लावर्स विल बी रेड बिकॉज वी नो दैट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा है कि जो F1 जनरेशन की जो प्लांट्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। ओके, तो डोमिनेंट जो जीन है वो इसमें एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट जो ट्रेट है इसमें वो है रेड फ्लावर और वो इसमें एक्सप्रेस हुआ है बिकॉज ऑल द प्लांट्स आर विथ रेड फ्लावर्स। ओके, देन आफ्टर सेल्फिंग बोथ टू प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के जो दो प्लांट्स हैं उनको जब हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो पेरेंट्स विल बी रेड फ्लावर, बट उनके जो जीन्स हैं जीनोटाइप है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉलर एंड कैपिटल आर स्मॉलर बिकॉज दे आर हाइब्रिड। ओके, सो ये हो गए उनके जीनोटाइप्स। देन गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉलर, ये उनके गैमेट्स हो गए। देन F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलेगा, सो हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड लास्ट में स्मॉलर। Now here you can see three plants, that is these three plants in F2 generation will be with red flowers and this one plant will be with white flower. Okay, तो ये हो गया इसका क्रॉस। Now you have to write the ratio, तो phenotypic ratio जो इसका वो है 3:1, इसमें 3 red flower and 1 white flower, and genotypic ratio में आपको लिखना है 1:2:1। ओके, तो इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इतना आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो दो टॉपिक्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्वेश्चन हमेशा आता है, इस साल भी आया है। तो 4 पार्ट्स के आपको इसमें फंक्शंस लिखने थे जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। प्लासेंटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? इट ट्रांसफर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द फिटस and removes waste, that is carbon dioxide and nitrogenous waste generated by the fetus to the mother's blood. Fallopian tube का जो function है, it carries eggs from ovary to the uterus and also the site for fertilization, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। Then uterus का क्या function होता है? Implantation of embryo. Implantation of the embryo occurs in the lining of the uterus where complete development of fetus occurs. यूट्रस में complete development होता है implantation के बाद। Okay. And the last one is ovary. We know that ovary जो है वो female reproductive system का part है, तो वो naturally female gametes जो है उनको produce करते हैं। Okay, so it produces the female gametes called ova. Ova produce करते हैं। Okay, so this was your question number 4. Question number 5. The improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. List 2 reasons to justify this statement. इस statement को हमें justify करना है by giving 2 reasons कि हमारा जो lifestyle improve हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा amount में waste material generate होता है and this is the fact, ये सही भी है। तो कौन से 2 reasons हैं जिनकी वजह से ये amount जो है इतना इंक्रीज हुआ है वेस्ट मटेरियल का? तो फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स। जो डिस्पोजेबल आइटम्स हम यूज़ करते हैं लाइक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, प्लास्टिक आइटम्स, पॉलीथीन्स एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो डे बाय डे इनका यूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड एज वी नो दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, सो दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, तो ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड थिंग, चेंजेस इन द पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स। पहले हम देखते थे कि जो ग्रोसरी वगैरह है वो पेपर के बैग्स में आता था या फिर
वो एक पाउच बना के उसमें डाल के चीज़ें हमें देता था। लेकिन आजकल जो पैकेजिंग होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि प्लास्टिक है या फिर थर्मोकोल है वो यूज़ होता है, पॉलीथीन यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो changes in the packaging of different items also results in more waste as people carelessly throw them in open places। लोग क्या करते हैं, उसको केयरलेसली ओपन प्लेसेस में ऐसे ही थ्रो कर देते हैं एंड इट कॉजेज द पोल्यूशन। ओके, सो दीज आर द टू रीजन्स वाई वी कैन से दैट the improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste materials। This is the question number 5 again, but ये और का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन था इसमें। The change in the packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable। Giving two examples from daily life justify this statement। तो लगभग ये एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है दोनों। सो फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डेली लाइफ का, पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, है ना। पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सच एज चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पैक्ड फूड इन एल्यूमिनियम फॉइल्स जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। एंड पैकेजिंग सेकेंड जो है, पैकेजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पैक करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिसमें थर्मोकोल और प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्केल में यूज़ किया जाता है। सो थर्मोकोल एंड प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इस तरह से जो पैकेजिंग है अलग अलग चीज़ों का, चाहे वो फूड आइटम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो या कोई दूसरी चीज़ हो, तो उन पैकेजिंग के लिए जो यूज़ किया जाने वाला जो मटेरियल होता है, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द वेस्ट विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये डे टू डे लाइफ के जो दो एग्जाम्पल्स है इसमें आपको लिखने थे। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, एंड इसमें 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। सो ए इज़ differentiate between binary fission in amoeba and binary fission in leishmania। दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। एंड बी पार्ट इज हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो आंसर ए इज इन अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा में जो सेल डिवीजन होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। वाइल लेशमैनिया में क्या होता है कि हियर लेशमैनिया हैज़ अ विप लाइक स्ट्रक्चर। उसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला जैसा, एंड वो सेल के एक ही तरफ होता है एट द वन एंड ऑफ द सेल, एंड दैट इज़ वाई बाइनरी फिशन जो इसमें होता है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। लेशमैनिया का आपने ऑलरेडी डायग्राम देखा हुआ है, एक वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो बाइनरी फिशन जो है वो दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। अमीबा में ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, बट लेशमैनिया में जो है एक डेफिनेट प्लेन में, डेफिनेट ओरिएंटेशन में इसका डिवीज़न होता है। बी पार्ट, मलेरिया पैरासाइट जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। तो ये मल्टीपल फिशन से मलेरिया पैरासाइट में रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये 6th क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके 3 नंबर के हैं। ओके, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 3 नंबर का है आपका। देखते क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, वाई आर ऑटोट्रॉप्स कंसिडर्ड टू बी एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन्स, एंड स्टेट द रीज़न फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन नेचर। तो ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 15 से है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, बस उसका डेफिनेशन आपको लिखना था। देन सेकंड क्वेश्चन जो है,
कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो फर्स्ट लेवल पे क्यों रखे गए हैं, वाई दे आर एट द फर्स्ट लेवल इन फूड चेन. सो वी नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स, और जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, कैन मेक देयर फूड यूजिंग द सनलाइट एंड देयरफॉर दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर्स. जितने भी कंज्यूमर्स है, जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स है अदर देन प्लांट्स, so they are the consumers and they depend on the food, they depend on the plants for food, and only plants can make the food, and that is why autotrophs thus occupy the first trophic level in all the food chains. तो प्लांट जो हैं दे प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द अदर organisms in second, third and fourth trophic level. That's why they are kept at the first trophic level. देन क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें कि वाई देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन नेचर. सो देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन नेचर बिकॉज द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स. हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, और जब ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो यूजेबल एनर्जी है वो बहुत कम अमाउंट में जाती है, ट्रांसफ़र हो पाती है, और इसीलिए 4th ट्रॉपिक लेवल तक आते आते इतनी एनर्जी वहाँ पर नहीं होती है कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म. And that is why in general there are 4 trophic levels in the nature. Okay. क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था, तो दोनों कंपलसरी क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन बट फीमेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी. Explain with the help of diagram how the male germ cell reaches the ovary. तो आपको ये वाला जो डायग्राम है बनाना था, इसमें ड्रॉ करना था, जिसमें आपको सिर्फ जो इससे रिलेटेड पार्ट्स है जैसे कि पोलन ग्रेन, स्टिग्मा स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, मेल जर्म सेल, ये आपको इसमें शो करने थे. अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. आफ्टर पोलिनेशन द पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा. पोलिनेशन के बाद पोलन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है. पोलन हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी, जो ओवरी में होते हैं यहाँ, ओके. एंड फॉर दिस अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी. पोलन ट्यूब ग्रो होती है पोलन ग्रेन से, और वहाँ से जो है मेल जर्म सेल ट्रैवल होती है. Male germ cell travels through this pollen tube and reach the ovary. So this explanation is enough how this male germ cell reach to the ovary. वो ovary तक, यानी कि ovary के अंदर जो female germ cell है वहाँ तक ये कैसे पहुँचता है. So then question number 15 जो कि last question है 4 नंबर का, और इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स आपको देने हैं. तो लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज. सम एनिमल्स रिलाई एंटायरली ऑन द एनवायरमेंटल क्यूज while in some other animals the individuals can change their sex during their lifetime, indicating that the sex of some species is not genetically determined. However, in human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. तो ये उसका पैराग्राफ है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है जो कि आपकी चैप्टर का हेरिडिटी जो चैप्टर था आपका, उसका इवोल्यूशन से पहले वाला लास्ट टॉपिक था ये. ओके, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन है इसमें. इन व्हाट वे आर द 6 क्रोमोसोम्स X and Y डिफरेंट इन साइज? Name the mismatch pair of 6 chromosomes in human beings. Second question है, write the number of pairs of 6 chromosomes present in human beings in which one of the parent, male and female, perfect pair of 6 chromosomes are present. And question number 3 is,
Citing two examples justify the statement sex of an individual is not always determined genetically. और क्वेश्चन जो सी है उसके लिए और है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो दैट द सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली इन ह्यूमन बींग्स। तो ये पूरा क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने थे। लेट्स सी द आंसर्स। सो आंसर ए इज द सेक्स क्रोमोसोम X is normal sized chromosome while Y जो है it is shorter than the X chromosome। ओके तो ये डिफरेंस है दोनों में, X एंड Y क्रोमोसोम्स में। एंड द मिसमैच पेयर जो है इन ह्यूमन बींग्स जो कि मेन में होती है इट इज़ XY। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स का मिसमैच पेयर होता है वो ह्यूमन मेन में पाया जाता है एंड इट इज़ XY। इन अ वुमन इट इज़ XX। ओके देन क्वेश्चन बी का जो आंसर है, देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 23 लिखना है या 46 लिखना है। तो इफ़ इट इज़ आस्क्ड द नंबर ऑफ पेयर्स अगर पूछा है तो 23 इज़ करेक्ट आंसर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पूछा है दैट इज़ 46। ओके ह्यूमन फीमेल हैज़ परफेक्ट पेयर। ह्यूमन फीमेल जो है उसमें परफेक्ट पेयर होता है एंड दैट इज़ XX क्रोमोसोम। ओके तो परफेक्ट जो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन फीमेल एंड इट इज़ XX। देन क्वेश्चन नंबर सी जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो 2 ऑप्शन में क्वेश्चन है ना इसमें, तो सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन टर्टल हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अबाउट 33 डिग्री रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल प्रोजेनी वाइल अ टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री प्रोड्यूसेस ओनली मेल्स। तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो टर्टल इज द एग्जाम्पल हियर। इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज द सेक्स। स्नेल जो होती हैं दे कैन चेंज द सेक्स। सो फ्रॉम दिस 2 एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट sex of an individual is not always determined genetically. It may be depend on the body features of the organism or it may be depend on the temperature or other environmental factors. इसमें और में जो क्वेश्चन था कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो ह्यूमंस में कैसे होता है वो आपको शो करना था एक फ्लो चार्ट से। ओके सो हियर इट इज़, फर्स्ट यू हैव टू राइट द पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल, देन गैमेट्स XY and X, क्योंकि in male 2 types of gametes are there, X and Y. Okay, तो 2 types of gametes are there क्योंकि sperms होते हैं, they carry either X or Y chromosome and in ovum always X is present. Then zygote after fertilization it may be XX or it may be XY. So offsprings will be, if XX is there then the offspring will be female, and if XY is there then the offspring will be male. Okay, so we can say that a child who inherits X chromosome from her father will be a girl and one who inherits a Y chromosome from her father will be a boy. तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन बींग्स में होता है। सो हियर वी हैव फिनिश ऑल द बायोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ सेट 1 CBSE 10th board exam 2021-22. In our upcoming videos we will be reading set 2 and set 3 questions also. So keep watching and keep sharing. We'll meet soon. Till then, take care. Bye bye.